प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के चैप्टर 6 को पढ़ेंगे और जिसका नाम है एशिया। और ये हमारा भूगोल विषय है और ये कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। यह आकाशवाणी है। अब आप नारायण मित्तल से समाचार सुनिए। विश्व के नक्शे पर दक्षिणी सूडान नामक एक संप्रभु देश का उदय हुआ। यह अफ्रीका महादेश का 54वां देश है। रेडियो पर जैसे ही यह समाचार राजू ने सुना, वह अपनी बड़ी दीदी से पूछ बैठा, दीदी यह महादेश क्या होता है और भारत किस महादेश में है? दीदी मुस्कुराई और बोली विशालतम भूभाग पर जहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, महादेश कहलाता है। सामान्यतः कई देश इसके अंतर्गत आते हैं। हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। राजू, आज मैं तुम्हें एशिया महादेश के बारे में बताती हूँ। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। इस महादेश में विश्व की सर्वाधिक आबादी रहती है। पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग 30% हिस्से पर एशिया महादेश का विस्तार है। विश्व की आबादी की 60% जनसंख्या यहाँ रहती है। उंगलियों पर कुछ जोड़ घटाव करके राजू बोला, लगभग 400 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। यही मतलब है ना? हाँ दीदी बोली, तुम्हें तो खूब ज्ञान है राजू। अब जरा इस मानचित्र को देखकर एशिया महादेश की चौहद्दी बताओ तो जाने। राजू दीवार पर टंगे मानचित्र के पास जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, दीदी एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश तथा दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। शाबाश, थोड़ा और बताओ, दीदी ने कहा। राजू उत्साहपूर्वक बताने लगा, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका महादेश से अलग करते हैं। यूरोप से ये प्रधानतः यूराल पर्वतमाला द्वारा अलग होता है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला डारडोलिस जलसंधि, बास्पेरस जलसंधि, मारमारा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल नदी की भी भूमिका है। बड़ी दीदी ने राजू को पीठ थपथपाई और कहा, राजू, ग्लोब पर एशिया महादेश की स्थिति देखने पर यह पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। यह 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 20 डिग्री पूर्वी देशांश से पूर्व दिशा की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। दीदी ने अपनी उंगलियों को ग्लोब पर घुमाते हुए कहा, राजू ध्यान से ग्लोब पर एशिया के फैलाव को देखते रहा। दीदी ने आगे कहा, राजू, एशिया महादेश का आकार विशालकाय है, इसलिए यहाँ भौतिक और जलवायु संबंधी विविधता पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ सांस्कृतिक विविधता को प्राचीन काल से ही पनपने और विकसित होने का मौका मिला है। मानचित्र की ओर से देखते हुए राजू बोल उठा, दीदी एशिया का तट काफ़ी कटा छटा है। यहाँ महासागरीय जल विभिन्न स्थल भाग में बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। हाँ दीदी बोली, इसलिए तो यहाँ कई प्रायद्वीपों का निर्माण हुआ है। अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप, हिंद चीन प्रायद्वीप, काचटका प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप इत्यादि। इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ताइवान, श्रीलंका आदि बड़े बड़े द्वीप भी है जो मुख्यतः दक्षिण और पूरब में स्थित है। यहाँ पर क्रियाकलाप, एशिया के नक्शे पर पामीर की गांठ से जुड़ी सभी पर्वत श्रृंखलाओं पठारों की रूपरेखा खींची। दीदी, अब थोड़ा एशिया महादेश के भूखंड के बारे में बताइए, राजू ने आग्रह किया। हाँ क्यों नहीं, अत्यंत विशाल भूखंड होने के कारण यहाँ प्राकृतिक बनावट में बहुत विविधता पाई जाती है। यहाँ पठार, मैदान सभी मिलते हैं। यदि उपग्रह से प्राप्त चित्रों को हम देखें तो एशिया के मध्यवर्ती हिस्से में मोरदार पर्वतों की विशाल श्रृंखला मिलती है। ये श्रृंखलाएँ पामीर के पठार से विभिन्न दिशाओं में फैली हुई है। इसके पश्चिमी भाग में दक्षिण पश्चिम एशिया के पहाड़ों की श्रृंखलाएँ हैं। यहाँ अर्मेनियम की गांठ भी
महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पामीर की गांठ से दक्षिण पूर्व हिस्से में हिमालय पहाड़ की श्रृंखला फैली हुई है। यह संसार की सबसे ऊंची एवं नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची मोटी माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। हिमालय तथा कुनलून पर्वत श्रेणी तिब्बत का पठार है। इसे संसार की छत कहते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। एशिया महादेश के दक्षिण में अरब के पठार एवं दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार अत्यंत प्राचीन है। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही इनका निर्माण हुआ है। राजू चुपचाप ध्यानपूर्वक सुन रहा था। दीदी ने आगे कहा, राजू, एशिया के दक्षिणी भाग में उपजाऊ नदियों के मैदान पाए जाते हैं। इसमें उत्तरी भारत का विशाल मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं। सचमुच, राजू बोल पड़ा। कितना अच्छा है हमारा विशाल मैदान। राजू खुश हो गया। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर भारत का यह विशाल मैदान मिट्टियों का से बना है। यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। हांगो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेप से उत्तरी चीन में उपजाऊ मैदान विकसित है। और दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। स्थानीय स्तर पर दोआब क्षेत्र की पहचान कर नाम बताओ। पश्चिम में इराक का मैदान दजला और कुरात नदियों के दोआब में पाया जाता है। एशिया महादेश के उत्तरी भाग में नीची भूमि या मैदानी भाग पाए जाते हैं। यह भूमि की ढाल इतनी कम है कि आर्कटिक सागर में गिरने वाली नदियां यहाँ दलदल बनाती है। यह मुख्यतः ओब, येनिसी तथा लीना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। और हाँ, एशिया महादेश की एक और धरातलीय विशेषता है। पूरब एवं दक्षिण पूरब के महासागरों में द्वीप समूह की विस्तृत श्रृंखला है। दक्षिण पूरब में अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। पूरब में स्थित जापान कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। क्रियाकलाप। राजू और उनके दीदी के बीच एशिया महादेश के बारे में हुए वार्तालाप के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कीजिए। यहाँ पर पामीर गांठ एवं पर्वतों का मानचित्र दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उनके नाम भी दिए गए हैं। यहाँ पे पांटोरिका, टारस, अर्मीनिया गांठ भी है, जिससे एल्ब्रुज, जयपुर, काकेशस, और फिर इसमें पामीर गांठ से हिंदुकुश, पिर्थर, सुलेमान, लियोनशान, कुनलून, काराकोरम, हिमालय, अल्ताई, बायनकरण, नानाशान, शिनलिंगशान, पटकोई, अराकाम, योमा, महान, खिंगन, याब्लोनाम और बारसन, चिराकी, गिरान, कार्लिमा, ये सारे एशिया के जो हैं एशिया के पहाड़ों को मानचित्र दिया गया है। इतना विशाल है हमारा एशिया। इन द्वीपों की मुख्य विशेषता है, इन पर कई ज्वालामुखी के पहाड़ पाए जाते हैं। इनमें से कई ज्वालामुखी तो जागृत है, आज भी क्रियाशील हैं, जो कई सुषुप्त भी। समझे राजू ने सहमति में सिर हिलाया। दीदी, एशिया महादेश के बारे में आप तो बहुत कुछ जानती है, राजू ने कहा। राजू, अब अगले दिन तुम्हें और भी बातें बताऊंगी। यह कहकर दीदी काम में लग गई। राजू भी अपनी याददाश्त और समझ के आधार पर अपने नोटबुक में सुनी समझी गई बातों को नोट करने लगा। जलवायु, वनस्पति। अगले दिन मौका देखकर राजू दीदी के पास जा बैठा। राजू को आया देख दीदी ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम एशिया के बारे में और जानना चाहते हो। पहले बताओ तो सही, कल मैंने क्या बताया था। राजू ने वह सब बता दिया जो उसकी दीदी ने बताया था। दीदी बहुत खुश हुई और राजू से कहा कि आज मैं तुम्हें एशिया की जलवायु के बारे में बताती हूँ। राजू सचेत होकर बैठ गया। दीदी कहने लगी,
एशिया महादेश की जलवायु में काफ़ी विविधता है। इस महादेश में सर्वाधिक ठंडा प्रदेश और सर्वाधिक गर्म प्रदेश तो पड़ता है ही, सबसे आर्द्र और सबसे शुष्क क्षेत्र भी पाए जाते हैं। इस महादेश का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है। समुद्र तट से स्थलीय भाग की दूरी काफ़ी है, इसलिए महाद्वीपता की स्थिति पाई जाती है। एशिया के उत्तर भाग की जलवायु अत्यंत ठंडी है। रूस स्थित बर्खोनियोस्क का तापमान तो 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। समुद्र से अधिक दूरी के कारण समुद्र के समप्रभाव का अभाव महाद्वीपता कहलाती है। महाद्वीपता किसे कहते हैं? तो समुद्र से अधिक दूरी के कारण समुद्र के समप्रभाव का अभाव महाद्वीपता कहलाती है। इसमें जाड़ा और अधिक ठंडा और गर्मी अधिक गर्म होती है। इसमें दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक होता है तथा समुद्र से दूरी के कारण नमी युक्त हवाएं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है, इसलिए यहाँ वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। बाप रे, इतनी ठंड! राजू अनायास बोल पड़ा। दीदी मुस्कुराते हुए बोली, अरे सबसे गर्म प्रदेश मित्रावा कुवैत एशिया में ही है और कुवैत में है सबसे गर्म प्रदेश, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु खुशनुमा है। यहाँ अधिकांशतः गर्मी का मौसम रहता है। दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र भी यही पाया जाता है, जबकि दक्षिण में भूमध्य रेखा के समीप विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। राजू गंभीरता से दीदी की बातों को सुन रहा था। दीदी ने बात आगे बढ़ाई। एशिया में पूर्वी हिस्से की जलवायु समुद्र की समीपता से प्रभावित है। यहाँ गर्मी के बाद अधिक वर्षा होती है। सितंबर में यहाँ भीषण तूफान चलते हैं जिसे टाइफून कहते हैं। इस क्षेत्र में गर्म महासागरीय जलधारा यूरेशिया बहती है। इसमें उत्तर के तटीय भाग में ठंडी जलधारा आकर मिलती है, जो आसपास के क्षेत्र का तापमान काफ़ी कम कर देती है। यह जलधारा क्यूराइल नाम से जानी जाती है। जहाँ ठंडी व गर्म जलधाराएँ मिलती हैं, वहाँ दोनों के संपर्क में घना कोहरा छाया रहता है, लेकिन वह मछलियों के विकास के लिए अनुकूल होती है, क्योंकि इसमें बैंक्टन नाम के सूक्ष्म पौधे काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें मछलियाँ बड़े चाव से खाती हैं। इसलिए यहाँ मछलियाँ बहुतायत पाई जाती हैं। अच्छा राजू, बायोम के बारे में क्या जानते हो? दीदी ने पूछा। राजू चुप। धरती और आकाश के बीच जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु को सम्मिलित रूप से बायोम कहते हैं। एशिया में प्रायः सभी प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। ये सभी एक पारितंत्र में शामिल होते हैं। एशिया का एकदम से उत्तरी भाग, जो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है, वहाँ घास, कई और अन्य छोटे पौधे पाए जाते हैं और रेडियर यहाँ का प्रमुख पशु है। कहते हुए दीदी ने रेडियर का चित्र दिखाया। राजू उत्सुकतापूर्वक चित्र देखने लगा। दीदी ने फिर राजू का ध्यान खींचा और कहा, ये देखो कोणधारी वृक्ष, ये टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में टैगा क्षेत्र में मिलते हैं। इस क्षेत्र में लार्ज फर आदि नुकीली पत्तियों के वृक्ष मिलते हैं। इन्हें कोणधारी वन भी कहते हैं। यहाँ के मुख्य पशु लोमड़ी, सील है। इसके दक्षिण के क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले, नुकीले पत्तियों वाले दोनों ही प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, इसलिए इसे मिश्रित वन कहते हैं। एशिया के उत्तर के अंदर के प्रदेशों में जंगल धीरे धीरे घास के मैदान में समाहित हो जाते हैं और समशीतोष्णीय घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान कहलाता है। इस प्रदेश का मुख्य पशु बारहसिंगा है। एशिया के दक्षिण पश्चिम व उत्तर पश्चिम मंगोलिया के अंदर के प्रदेशों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ छोटे कांटेदार, मोमी, चिकनी पत्तियों वाली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। महादेश के दक्षिण पश्चिम में अरब और थार का उष्ण मरुस्थल है, जो मध्यवर्ती हिस्से में गोबी और तिब्बत का शीतोष्ण मरुस्थल है। शीतोष्ण पर्वतीय भाग में याक प्रमुख पशु है।
उष्ण मरुस्थल में ऊँट प्रमुख पशु है, जिसे मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। यह पशु कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रहता है। दक्षिण एशिया में मानसूनी वन पाए जाते हैं। यहाँ साल, चंदन, सागवान जैसे कुछ उपयोगी वृक्ष मिलते हैं। हाथी यहाँ का विशिष्ट पशु है। उत्तर पूर्वी एशिया में अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु मिलती है, इसलिए यहाँ शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। एशिया के एकदम दक्षिणी भाग में जहाँ विषुवत रेखीय जलवायु है, वहाँ विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं। वहाँ काफ़ी सघन, ऊंचे एवं छतरीनुमा आकार के वृक्ष पाए जाते हैं। धरातल लता से भरा रहता है, इसलिए सूर्य की किरणें धरातल तक ही नहीं पहुंच पाती, इसलिए उन्हें अंधेरा वन भी कहा जाता है। चूँकि यहाँ सघन वन होते हैं, अतः सूर्य की किरणें उन तक नहीं पहुंच पाती। फलतः लता वितानों में सूर्य की किरणों तक पहुंचने की होड़ होती है। इसके कारण ये काफ़ी लंबे एवं ऊंचे होते हैं, अतः फांदने वाले पशु जैसे लंगूर, बंदर आदि पाए जाते हैं। वह हमारे एशिया महादेश की जलवायु एवं वनस्पति संबंधी विभिन्नता है। इतना कहकर दीदी ने राजू की गाल थपथपाया। आज इतना ही कहकर दीदी उठ गई। राजू भी एशिया महादेश की इन विभिन्नताओं के बारे में जानकर खुश हुआ। अब यहाँ की हम लोग जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। राजू अगले दिन स्कूल से वापस लौटते ही दीदी से मिला और बोला, दीदी आज हमारे स्कूल में विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन किया गया। लेख प्रिंटिंग की प्रतियोगिता भी हुई। हमारे शिक्षक ने बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव भी बताए और जनसंख्या कम करने के प्रति सजग रहने को भी कहा। हमें अपने देश महादेश को जनसंख्या विस्फोट से बचाना चाहिए। दीदी बोली, राजू तुम्हें मालूम है कि अपने एशिया में रहने वाले लोगों की को यदि मानव श्रृंखला बनाई जाए तो विषुवत रेखा पर वह 100 बार बनेगी। चीन और भारत तो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। एशिया महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण भी इसे मानव का घर, होम ऑफ मैन कहा जाता है। और हाँ, जीवन प्रत्याशा भी एशिया महादेश के जापान में सबसे अधिक पाई जाती है। जनसंख्या अधिक होने के बाद भी मज़ेदार यह है कि कई ऐसे स्थान हैं जहाँ बहुत कम मानव निवास करते हैं और कई स्थान ऐसे हैं जहाँ काफ़ी जनसंख्या निवास करती है। एशिया के जनसंख्या के वितरण में मानचित्र को देख ले तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दक्षिण एवं पूरब के तटीय क्षेत्रों में घनी आबादी है। इसके विपरीत एशिया और रूस में जनसंख्या काफ़ी कम है। और हाँ, इस जनसंख्या के बंटवारे में भी मज़ेदार बात है कि सिंगापुर शहर की 100% आबादी शहरों में रहती है, तो इसके अलावा भूटान में 93% लोग गाँवों में रहते हैं। अरे यह तो बड़ी मज़ेदार बात है। राजू बीच में ही बोल उठा। हाँ, जनसंख्या के इस शहरीकरण को ऐसे भी समझ लो राजू। यह कहकर दीदी ने आरेख खिंचवाया। यहाँ पे दक्षिण एशिया 5%, दक्षिण पूर्व एशिया 43% और पश्चिम एशिया 73% जनसंख्या प्रतिशत में यहाँ पर दिया गया है। दक्षिण पश्चिम एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। यहाँ पर स्थान विशेष में निवास करने वाले निवासियों के जीवित रहने की औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाती है। जीवन प्रत्याशा क्या है? स्थान विशेष में निवास करने वाले निवासियों की जीवित रहने की औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाती है। और दक्षिण एशिया के 8 महत्वपूर्ण देशों का संगठन सार्क कहलाता है। दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन, जिसका फुल में दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन है, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है। भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव इसके सदस्य हैं। राजू ने गौर से देखा और कहा, दीदी इसे देखने से यह स्पष्ट होता है कि दक्षिण एशिया की कुल आबादी का 29% ही शहरीकरण हुआ है और जबकि
दक्षिण पश्चिम एशिया की 2/3 आबादी शहरी है। दक्षिण पश्चिम एशिया की 2/3 आबादी शहरी है। बिल्कुल ठीक कहते हुए दीदी ने उसकी राजू की पीठ थपथपाई। लेकिन दीदी राजू से संशय जाहिर की, जनसंख्या के वितरण और शहरीकरण में इतनी असमानता क्यों है? तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है। देखो, जलवायु, मिट्टी, जल की उपलब्धता आदि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। वही यातायात, संचार के साधन, औद्योगिक विकास, रोजगार के साधन, नागरिक सुविधाएं इत्यादि शहरीकरण के वितरण को प्रभावित करते हैं। हाँ, ये बात तो है। दीदी, अपने ही मोहल्ले के कई लोग तो नौकरी के लिए बड़े शहर में चले गए हैं, राजू बोला। हाँ, दीदी ने सहमति में सिर हिला दी। राजू, जनसंख्या के अत्यधिक बढ़ जाने से कई समस्याएं पैदा होती है। एशिया महादेश के 70% लोग कृषि में ही जीविका प्राप्त करते हैं। कृषि भी लगभग परंपरागत ढंग से होती है। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या का निर्वाह मुश्किल होता जा रहा है। जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है और भूमि पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर भी निर्भर करता है। हाँ दीदी, इसलिए तो सरकारें भी छोटी परिवार रखने को कहती है। बिल्कुल सही। सांस्कृतिक विविधता। दीदी, एशिया महादेश की कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं हैं और पहचान के बारे में भी बताइए, राजू ने उत्सुकता जाहिर की। इसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगी, कहकर दीदी ने राजू को वहां से जाने का इशारा किया। राजू भी आदर से उठकर चल दिया। अगले दिन राजू को दीदी ने बुलाया और उसके हाथ में एक किताब थमा दी और कहा, इसको पढ़ो, इससे तुम्हें एशिया को सांस्कृतिक झलक मिलेगी। राजू किताब पाकर खुश हुआ। किताब लेकर वह पढ़ने बैठ गया। पहले ही पन्ने पर शीर्षक था, एशिया महादेश की सांस्कृतिक विविधता व परिवेश। इसमें पढ़ना शुरू किया। एशिया महादेश की संस्कृति में कला, संगीत, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान विविधताओं से भरा हुआ है। विभिन्न धर्मावलंबी दर्शन और संप्रदाय यहाँ की संस्कृति की विशेषता है। विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी महादेश की धरती में हुई है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध मतावलंबियों की प्रमुखता है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास इसी महादेश की नदी घाटियों में हुआ है। तजला, फुरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक, सिंधु घाटी की सभ्यता, भारत और पाकिस्तान, हांगो नदी की घाटी की सभ्यता, चीन, ये सभी एशिया महादेश में ही विकसित हुए हैं। इतनी सारी सभ्यताओं का एक महादेश में उत्थान और पतन एक अभूतपूर्व घटना है। इसलिए तो एशिया महादेश को सभ्यताओं का पालना यानी कि कार्डलो ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। जलवायु की विभिन्नता के कारण इस महादेश में विभिन्न निर्जातियाँ पाई जाती हैं। इन निर्जातियों ने पहाड़ों, मरुभूमि, घास के मैदान, जंगल, नदी घाटियों में बड़ी कुशलता से अपना समायोजन किया है। कुछ निर्जाति समूह शिकारी एवं संग्राहक है, तो कुछ ऋतु प्रवास को अपनाते हैं। मैदानों व नदी घाटियों में कृषक समाज ने परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि के तरीकों को समन्वित रूप से अपनाया हुआ है। जैसे जापानी कृषक 20वीं सदी से एशियाई राष्ट्रों में राष्ट्रीयता को लेकर भी दौड़े। इसलिए एशियाई राष्ट्र उपनिवेश से मुक्त हुए। अपने औपनिवेशिक काल के दौरान पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव से यहाँ सांस्कृतिक बदलाव भी आए। यही कारण है कि सिंगापुर, हांगकांग जैसे क्षेत्र पूर्णतः यूरोपीय शैली में शहरीकृत हुए हैं। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। मछली भी प्रमुख आहार है और जापान का प्रमुख पकवान है सूची। जापान, कोरिया एवं वियतनाम के लोग लकड़ी की 2 पतली डंडियों के सहारे भोजन करते हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि देशों में उंगलियों से खाना खाते हैं। प्राकृतिक विविधताओं ने एशिया में कई संस्कृति को जन्म दिया है। इसलिए इस महादेश को कई सांस्कृतिक उप प्रदेशों में बांटा जाता है। पूर्वी एशिया, इसके अंतर्गत चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया जैसे महत्वपूर्ण देश हैं। ऐतिहासिक रूप से इस संपूर्ण इलाके में चीन का प्रभाव रहा है। यहाँ बौद्ध धर्म और माओवाद की प्रमुखता है। जीवन पर कन्फ्यूशियस के दर्शन का प्रभाव झलकता है।
चीनी लिपि विश्व की सबसे पुरानी लिपि है और इनका प्रभाव भी दक्षिण कोरिया को पड़ा है। यह इस क्षेत्र में लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव का महत्वपूर्ण कारक है। दक्षिण एशिया, इस क्षेत्र में प्रमुख देश भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका है। यह हिंदू धर्म के अलावे बौद्ध, जैन, सिख आदि संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ है। दक्षिण भारत के राज्यों के अलावे उत्तरी श्रीलंका में द्रविड़ संस्कृति एवं भाषा पाई जाती है। लोगों के वेशभूषा एवं खान पान में भी अंतर देखा जाता है। उधर बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में भी समान संस्कृति विरासत देखने को मिलती है। भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों के अलावा नेपाल, भूटान देशों में समान सांस्कृतिक परिवेश दिखाई पड़ता है। इंडो आर्यन भाषा पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में बोली जाती है। तिब्बत बर्मन भाषा उत्तर पूर्वी भारत में बोली जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया, इसके अंतर्गत म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी तिमोर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया आता है। यह प्रदेश भारत और चीन की संस्कृति तथा धर्म में बहुत अधिक प्रभावित है। दक्षिण पूर्व एशिया में यह प्रदेश इस्लाम और ईसाई धर्म से बहुत अधिक प्रभावित है। उपनिवेशवाद के कारण यहाँ पाश्चात्य सभ्यता का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण फिलीपींस है, जो अमेरिका और स्पेन के विदेशी शासन से प्रभावित रहा है। इस क्षेत्र की आम विशेषता जो देखने को मिलती है वह है मचान पर बना हुआ घर। दूसरी विशेषता है धान के खेत। नृत्य भी यहाँ एक खास विशेषता है, जिसमें हाथ और पैरों का बहुत लयात्मक गति की जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ की कला एवं साहित्य भी हिंदू, जैन, बौद्ध एवं इस्लाम के साहित्य से प्रभावित है। पश्चिम एशिया, यह क्षेत्र बहुत सारे देशों को समाहित किए हुए है। यह क्षेत्र इस्लाम, ईसाई, म्यूजियम का ऐतिहासिक जन्म स्थल रहा है। आज यहाँ इस्लाम धर्म की प्रधानता है। लगभग 90% लोग मुस्लिम हैं। सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र तुर्क, अरब और ईरानी है। इराक एक ऐसा अद्भुत देश है जहाँ ये तीनों संस्कृतियाँ एक साथ पाई जाती हैं। अधिकांश अरब देश मरुस्थल है और यहाँ खाना बदोश पाए जाते हैं। आधुनिक बड़े बड़े शहर भी बालू का स्तूप पर स्थित है, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण अबू धाबी, ओमान, रियाद, दोहा, मस्कत है। अंतोलिया के पठार जो तुर्की में पाया जाता है, वहाँ समशीतोष्ण किस्म की जलवायु पाई जाती है और इसके तटीय हिस्से में सुस्पष्ट भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। ईरान के पठार में विविध किस्मों के धरातल हैं। ईरान के उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र है। इस पर मरुस्थलीय, स्टेपी और उष्णकटिबंधीय जंगल कैस्पियन सागर की दिशा में पाए जाते हैं। पश्चिम एशिया का खान पान बहुत देशों की संस्कृति का मिला जुला रूप है, जिसमें अरब, तुर्की, उत्तरी अफ्रीका और ईरान आदि के खान पान सम्मिलित है। यहाँ का खाना विविध और वरिष्ठ है। यहाँ का साहित्य भी बहुत धनी है, जिसमें अरबी, तुर्की और ईरानी साहित्य का वर्चस्व है। 1001 अल्बेनियन नाइट यहाँ की अत्यंत प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है। मध्य एशिया, इस प्रदेश में मुख्यतः पहले के सोवियत समाजवादी गणराज्य के 5 प्रदेश सम्मिलित हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। यहाँ का सबसे प्रमुख धर्म इस्लाम है। मध्य एशिया का ऐतिहासिक महत्व सिल्क रूट के कारण बढ़ जाता है। यहाँ की संस्कृति एकदम अलग और विधिवत से भरी है। यह ऐतिहासिक काल में विभिन्न लोगों द्वारा जीता जाता रहा है, जैसे मंगोल, टार्टर, झरनी, रूसी इत्यादि। यहाँ की संस्कृति चीन, दक्षिण एशिया, ईरान, अरब, तुर्की और मंगोल संस्कृति से प्रभावित है। इस क्षेत्र के स्टेपी घास के मैदान के निवासी खाना बदोश जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ का संगीत बहुत ही मधुर और पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। यहाँ के खान पान पर भारत, पाकिस्तान, चीन और अजरबैजान का काफ़ी प्रभाव दिखाई पड़ता है। सिल्क रूट के कारण यहाँ के साहित्य पर चीन, भारत, ईरान, अरब के साहित्य का प्रभाव भी है। उत्तर एशिया,
यह क्षेत्र रूस के अंतर्गत है। यह साइबेरिया का भौगोलिक क्षेत्र है। यह आखेटक एवं पशुचारण और पर्याप्त 2-3 जनजाति है। परम फॉरेस्ट मृदा में भी हिमबर्फ का जम होता है के कारण कृषि नहीं हो पाती है। फिर भी आधुनिक तकनीक की मदद से पश्चिम साइबेरिया में गेहूं के बड़े में फॉर्म विकसित किए गए हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे और खनन कार्यों में यहाँ पर आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव पड़ा है। प्रतिकूल स्थिति के कारण जनसंख्या विरल है। धार्मिक जीवन। एशिया महादेश की जीवन शैली पर धर्म का व्यापक प्रभाव है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म का अभ्युदय एवं विकास भारत में हुआ है। यहाँ पे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म का अभ्युदय एवं तिब्बत भारत में हुआ है। जापान और चीन में कन्फ्यूशियसवाद, माओ, शिंतो धर्म का अभ्युदय हुआ है। अन्य धर्मों में बहाई भी प्रमुख है। दिल्ली में बहाई धर्म का एक दर्शनीय लोटस मंदिर है। आज विश्व के 30% मुस्लिम दक्षिण एशिया के पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मालदीव में रहते हैं। विश्व में मुसलमानों की सर्वाधिक आबादी इंडोनेशिया में है। इसके अलावा फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, चीन, रूस में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। इजराइल देश में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदी ही थे। और अफ़गानिस्तान में बामियान की पहाड़ियों में खुदे बुद्ध की मूर्ति बौद्ध दर्शन की व्यापकता बताता है। एशिया महादेश में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं। चीन और जापान में नए वर्ष को बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं। फिलीपीन को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ सालों भर त्यौहार मनाए जाते हैं। ईद का त्यौहार पूरे एशिया में मुस्लिम उत्साह से मनाते हैं। अब तक राजू को भूख लगाई। पकवानों के बारे में पढ़कर उसकी भूख बढ़ गई। उसने मणिमन दीदी को धन्यवाद दिया। तभी उसकी नज़र किताब के जिल्द पर पड़ी। उस पर भारत के महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, चीन के माओ त्से, म्यांमार की आंग सान सू की, जापान के मेइजी, वियतनाम के हो ची मिन, इंडोनेशिया के सुकर्णो, श्रीलंका की सियामाओ भंडायर नायके, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें और लिखी थी। विश्व के अपने विचारधारा और जीवन दर्शन से प्रभावित करने वाले एशियाई व्यक्ति। यहाँ पे राजू उन तस्वीरों को देखने लगा। वह भूल गया कि उसे भूख लगी है। एशिया महादेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे गर्म स्थान जो है मित्रावा है, वो कुवैत में स्थित है। सबसे ठंडा स्थान बारखोयांस्क साइबेरिया रूस में स्थित है। मीठे पानी की झील वैकाल झील रूस में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय भारत में स्थित है। संसार का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। सभ्यताओं का पालना एशिया को कहा जाता है। उगते सूरज का देश जापान है और हाथियों का देश थाईलैंड है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया और सबसे लंबी दीवार चीन में स्थित है। सबसे ऊंचा सड़क मार्ग यहाँ पे खरदुंगला लेह भारत में स्थित है। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और समुद्र पर सबसे लंबा पुल चीन में है। और समुद्र पर सबसे लंबा पुल चीन में है। और पूर्व का वेनिस जो है बैंकॉक को कहा जाता है। और ताजमहल आगरा भारत में स्थित है। और सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।